जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से अब एयरबेस की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और बढ़ने के साथ ही ये भी मौसीन तय हो गया है कि भारत किसी भी कीमत पे इस बार झुकने वाला नहीं है, घुटने नहीं टेकने वाला है। हमला आप करोगे, इससे पहले भारत लगातार हमले कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पूजा ये साफ हो गया है कि अब भारत किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान पर लगातार चढ़ाई होती रहेगी। 5 एयरबेस पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान के भारत ने और करारा प्रहार किया है। इसके अलावा 4 लॉन्चिंग पैड को तबाह किया है, जो कि लगातार आतंकी घुसपैठ का जरिया बन रहे थे और इन्हीं लॉन्चिंग पैड के जरिए जो टर्की के ड्रोन हैं उन्हें भी टारगेट सेट किया जा रहा था। सियालकोट जिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस जिले का लूनी और इसके अलावा बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद, ये 4 वो जगह है जहां से लॉन्चिंग पैड को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों लॉन्चिंग पैड पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, पाक अधिकृत कश्मीर में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जो एयरबेस तबाह हुए हैं पाकिस्तान के, उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसे समझते हैं कि आप देखिए, नूर खान एयरबेस 1971 के युद्ध में ये पाकिस्तान यहाँ से इस्तेमाल हुआ था। पंजाब प्रांत के झंग के पास स्थित है, एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है ये नूर खान जो था। रफ़ीकी एयरबेस की बात करें तो यहाँ पर भी दावा हुआ है कि इस बेस पर धमाका हुआ है, पाकिस्तान दावा कर रहा है, और वायु रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा है रफ़ीकी एयरबेस जो शोरकोट में है उसके ध्वस्त होने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि युद्ध काल में परमाणु हमले के लिए यह तैयार हो सकता था रफ़ीकी एयरबेस, लेकिन तबाह हो चुका है। मुरीद एयरबेस जो चकवाल में है और एक सैटेलाइट बेस है ये पाकिस्तान का, एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को। और इस बेस में जो है आपातकालीन लैंडिंग और रिकवरी के लिए इसे उपयोग यानी इस्तेमाल किया जाता था। इस बेस पर हमले से पाकिस्तान की जो उत्तरी वायु रक्षा है उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। रहीम यार खान एयरबेस जो पंजाब प्रांत में सैटेलाइट बेस है, मुख्य रूप से शांतिकालीन इस्तेमाल है। चीनी निर्मित SQ-9 और F-16 जेट को भी यहीं पर मार गिराया था, यहाँ से उसको संचालित किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। तो इन एयरबेस के तबाह होने से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में जो है ये परमाणु बेस हथियारों से लैस विमानों की यहाँ से लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल होता था। और सबसे प्रमुख जो बेस है वो नूर खान जो एयरबेस है वो सबसे बड़ा एयरबेस है, प्रमुख स्टेशन है पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो कुल मिलाकर जो है भारत ने इन एयरबेस को एक एक करके तबाह किया है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में तकरीबन 40 एयरबेस हैं। 40 एयरबेस में से 5 को तबाह कर दिया है, जिसमें नूर खान, रहीम यार खान, मुरीद के और इसके अलावा जो है रफ़ीकी, और रफ़ीके के बाद आज जो है सरगोदा एयरबेस को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने। करारा जवाब मिल रहा है। देखिए, सरगोदा और नूर खान एयरबेस ये 2 ऐसे एयरबेस माने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सरगोदा एयरबेस पे जितने भी बड़े बड़े खतरनाक विमान हैं उन्हें रखने का काम पाकिस्तान करती थी। और नूर खान एयरबेस से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि न्यूक्लियर हमला करने के लिए इसे बनाया गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो यहां से हमला किया जाएगा। और भारत ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में इन दोनों ही महत्वपूर्ण एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया है, इससे बेशक पाकिस्तान इस बात को स्वीकार न करे, लेकिन यह जरूर तय हो चुका है कि अब आने वाले समय में पाकिस्तान का जो हम कह सकते हैं राइट हैंड है वो बुरी तरह से घायल हो चुका है, या यह कह लीजिए कि कट के गिर चुका है, उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पूछा, किसी भी देश की जो एयरफोर्स होती है, जो वायुसेना होती है, वो उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग होती है, क्योंकि वायुसेना की अपनी अलग एक ताकत होती है। और ऐसे में अगर भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के 5 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह किया, और जिनमें से जो प्रमुख स्टेशन है नूर खान एयरबेस और इसके अलावा सरगोदा एयरबेस, ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है। और उन दोनों एयरबेस के तबाह होने के बाद से जो पाकिस्तान की जो वायुसेना शक्ति है वो लगभग कह सकते हैं कि आधी तो कम हो गई है, आधी क्या आधी से ज़्यादा कम हो गई है। और ऐसे में पाकिस्तान जो है अब परेशान हाल है, और पाकिस्तान की वायुसेना भी समझ नहीं पा रही है कि किस तरह से जो है हमले को डीएक्टिवेट किया जाए। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, कई बार कायराना हरकत की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फतेह-1 मिसाइल है जो पाकिस्तान की, जिसे टारगेट सेट किया गया था और दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, हरियाणा के सिरसा में उसको इंटरसेप्ट किया गया, और इंटरसेप्ट करने के बाद उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पाकिस्तान को फतेह-1 मिसाइल
मिसाइल पर बड़ा गुरूर था, क्योंकि ये बड़े खतरनाक मिसाइलों में मानी जाती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो तकरीबन 120 किलोमीटर की है। तो उसको लेकर जो है पाकिस्तान बहुत गुरूर में था कि फतेह-1 जो मिसाइल है वो अपने आप में बड़ी कारगर साबित होगी। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के पास मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसे पूरी तरह से फेल कर दिया और S-400 सुदर्शन चक्र ने उसको एकदम आइडेंटिफाई किया। जैसे ही सीमा के अंदर फतेह-1 ने प्रवेश किया था उस वक्त ही S-400 ने उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में फौरन ही उसको हवा में बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ध्वस्त कर दिया गया और उसका जो टुकड़े हैं अब उनको बरामद किया जा रहा है सिरसा में। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो S-400 सुदर्शन चक्र है उसकी अपनी एक बड़ी खासियत है। उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 36 किलोमीटर से ज़्यादा है कि वो वहाँ से जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा वो जो है ध्वस्त भी कर सकता है, वो टारगेट सेट भी कर सकता है। एक बार में 36 जो हवाई हमले हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने की क्षमता S-400 सुदर्शन चक्र में है, जिसमें खतरनाक लड़ाकू विमान हो सकते हैं, ड्रोन हो सकते हैं, क्रूज हो सकते हैं, मिसाइल हो सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती हैं। दरअसल ये जो फतेह-1 है, जो पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल है जिसको सिरसा में जो हवा में नष्ट किया गया है, वो अपने आप में एक जो कह सकते हैं कि वो एक वर्जन पूरी तरह से जो है एक मिसाइलों में जो खतरनाक एक रूप है उसका एक रूप था ये। तो यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान पर चौतरफा हमला है, फिर चाहे वो इन्फेंट्री के जरिए आ जाए या फिर जल सेना के जरिए आ जाए या फिर वायु सेना के जरिए आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत ने कहीं भी किसी भी जगह सिविलियन को टारगेट नहीं किया, क्योंकि भारत का मकसद सिविलियन को टारगेट करना नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने यह जरूर कहा है, पाकिस्तान ने खुद से कहा है कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं। भारत ने इस तरह का कोई बयान नहीं जारी किया और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सैन्य अधिकारियों ने, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और उसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इसके साथ ही साथ विदेश सचिव जो है मिस्री, वो तमाम लोग शामिल थे। उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि भारत इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की आर्थिक रूप से तो कमर टूट चुकी है और यही वजह है कि अब वो हाथ में कटोरा लेकर अलग अलग जगह जाकर देशों से सहयोग मांग रहा है, सहयोग नहीं भीख मांग रहा है हाथों में कटोरा लेकर पाकिस्तान, क्योंकि अब उसके पास आर्थिक संकट गहरा गया। तो यानी कि कुल मिलाकर जो लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और उन हमलों का जवाब भारत दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी जीत यही है कि 5 एयरबेस तबाह और उधर जो आतंकियों का जो लॉन्चिंग पैड थे जहां से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लूनी में आज जो सियालकोट में BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो वो लॉन्चिंग पैड को तबाह किया है, वहीं से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ठिकाने भी वहां से चिन्हित किए गए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान को चारों तरफ से भारत ने घेर लिया है और ऐसे में पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पूछा बिल्कुल, देखिए मोहसिन, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली को टारगेट किया गया, हालांकि सिरसा में बेशक से उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। देखिए, इससे पहले भी F-16 और उसके बाद अब फतेह-1 को हमने बेशक S-400 के जरिए बर्बाद करने की, तहस नहस करने की जो योजना थी भारत की, वो सफल रही। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे सुबह के 4 बज रहे हो या फिर शाम के 6 बज रहे हो, कुछ समय लेते ही पाकिस्तान दोबारा से हमला कर देता है। और जिस तरीके से कल आपने देखा भी था कि 3 बजे का समय दिल्ली में मॉक ड्रिल के लिए तय किया गया था कि 3 बजे मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि दिल्ली को एक बार टारगेट अगर पाकिस्तान ने कर लिया है तो हो सकता है कि अभी पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा है तो दोबारा से दिल्ली को ही टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाएगी? और अगर की जाती है तो पाकिस्तान के पास कौन सा वो खतरनाक मिसाइल हो सकता है जिसका अब इस्तेमाल वो करेगी, क्योंकि 2 से 3 मिसाइल तो अब फेल हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो आपने सवाल किया है ना पूजा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो न्यूक्लियर अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक को लेकर जो पावर है वो अमेरिका ने अपने पास रख लिया है। क्योंकि संभावना यही थी कि खींच में आकर कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे देता, तो वो तो उसके हाथ से निकल गया। फतेह-1 को हमने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब इसका जो एडवांस वर्जन पाकिस्तान के पास है वो फतेह-2 है, जिसकी जो क्षमता है वो तकरीबन 180 किलोमीटर की रेंज की है। इसके अलावा शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के पास है। लेकिन अगर जहां तक सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान भी जो अपनी कायराना हरकत है उसे पूरी तरह से जारी रखेगा, क्योंकि उसने देखा कि जो है सिरसा में उसकी फतेह-1 तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से हवा में ही उसको नष्ट कर दिया गया। तो अब उसके बाद में दिल्ली उसका टारगेट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए समझना अभी ये पड़ रहा है पाकिस्तान को
आखिरकार अटैक किस तरह से किया जाए, क्या वो रणनीति अख्तियार की जाए, क्या वो स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी पर भारत का करारा प्रहार उसको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि जो पाकिस्तान है वो हो सकता है कि 4 मेट्रो सिटी को अपना निशाना बना सकता है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये 4 ऐसी जगहों पर हैं जो उसके एकदम टारगेट पर है, एक टारगेट एरिया पर है। लेकिन दिल्ली सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राजधानी है और दिल्ली से तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं। तो पाकिस्तान ने यह सोचा होगा, पाकिस्तान की सोच रही होगी कि वो दिल्ली पर इस तरह से हमला करके एक संदेश देने की कोशिश करेगा। लेकिन उस हमले को जिस तरह से भारत ने नाकाम किया है, उसने बता दिया है कि भारत जो है किसी से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान जो खैरात में मिले हथियारों पर और टर्की से मिले खैरात के समर्थन पर जो इतना कूद रहा है, उसे हर हमले का जवाब मिलेगा और हर हमले का जवाब इसी कड़े तरीके से दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो एक के बाद एक सामने आ रही है। भारतीय सेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी अब पेश कर दिए, सबूत भी दे दिए, क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार आग अलाप रहा है कि हमने भारत के इस मिसाइल को हमने ध्वस्त कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आपने कुछ किया है तो उसका सबूत तो कहीं ना कहीं होगा ना। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ना सबूत है ना इस तरह का कोई मामला है। यह केवल और केवल हवाबाजी और एआई सिस्टम या फिर सोशल मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और उसके बाद में जो करारा प्रहार हुआ है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो घेराबंदी और पाकिस्तान पर जो चौतरफा हमले की रणनीति है, उस रणनीति में ये एक अहम रोल, एक अहम किरदार इस सेना की वीडियो ने निभाया है। बिल्कुल, देखिए ये भी जानना चाहूंगी आपसे मोहसिन, अभी ताजा अपडेट ये आया है कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ जो मीटिंग पीएम मोदी की चल रही थी वो खत्म हो गई है, जिसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू तो इसलिए किया गया कि पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो युद्ध का ऐलान किया है, तो क्या उसके बाद ये समझा जाए कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ जो मीटिंग पीएम मोदी की हुई है तो हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आरंभ, उसके आगाज का ये इशारा है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने पूछा, सही कहा है कि जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद में यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं, तो उसके बाद अब एक पूरी एक रणनीति बन सकती है कि अब क्या, किस प्लानिंग के तहत जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। क्योंकि जो पहलगाम का आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद भारत ने अपने उन आंसुओं का बदला लिया था जो आंसू पहलगाम में बहे थे। भारत ने उस आतंकी हमले का जवाब लिया था जो कायराना तरीके से पहलगाम में किया गया था। भारत ने उन उजड़ी हुई मांगों के सिंदूर का हिसाब लिया था इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पहलगाम में उजाड़े गए थे। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने तो कह दिया था ना कि हम किसी भी तरह से स्थिति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को जारी रखा और अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हम युद्ध में जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की ये बातचीत, एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम हो जाती है। और जब पाकिस्तान खुद ही लगातार कह रहा है कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं, तो फिर इस युद्ध का सामना करें और जो लगातार उन्हें नुकसान हो रहा है, जो उन पर प्रहार हो रहा है, फिर इस प्रहार के लिए भी तैयार रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।